व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के इस 16वें भाग में आपका पुनः स्वागत। गत व्याख्यान में हमने मूल्यह्रास से संबंधित सभी प्रावधानों का अध्ययन समाप्त किया था। अब हम इस शीर्षक के मुख्य बिंदुओं के बारे में बातचीत प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवसाय एवं पेशे से आय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनका अर्थ और उनके क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। इस शीर्षक में मुख्य रूप से व्यवसाय एवं पेशे की आय को सम्मिलित किया जाता है, परंतु इन्हें पुनः वर्गीकृत किया जाता है। सट्टे एवं जुए की आय की प्रकृति व्यवसाय एवं पेशे की आय से भिन्न है, अतः इन्हें अलग से समझने का प्रयास करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय से आय। सामान्य बोलचाल में व्यवसाय से आशय सभी प्रकार के जीविकोपार्जन के साधनों से है, परंतु आयकर के उद्देश्य से इसका क्षेत्र सीमित है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(13) के अनुसार व्यवसाय में व्यापार यानी ट्रेड, वाणिज्य यानी कॉमर्स या निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कार्य अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य, एडवेंचरस वर्क सम्मिलित है। इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय में 4 प्रकार की आय को सम्मिलित किया जाता है। वाणिज्य, कॉमर्स। वाणिज्य के 2 भाग हैं, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं। अतः वाणिज्य शब्द का अर्थ समझने के लिए व्यापार का अर्थ समझना आवश्यक है। वाणिज्य में व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं जैसे बैंक, संचार सेवाएं, यातायात, बीमा आदि सम्मिलित की जाती है। व्यापार से आशय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि व्यापार से लाभ हो, क्योंकि परिस्थितियों के कारण हानि भी हो जाती है। जैसा कि वाणिज्य के अर्थ से स्पष्ट है, व्यापार वाणिज्य का एक भाग है। निर्माण कार्य से आशय श्रम तथा शक्ति के प्रयोग से कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने से है। साहसिक कार्य, एडवेंचरस वर्क। साहसिक कार्य में सभी व्यावसायिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, परंतु आयकर में वर्णित व्यवसाय की परिभाषा में इसे सम्मिलित करने का उद्देश्य यह है कि यदि किसी करदाता को कोई एकल व्यवहार यानी सिंगल ट्रांजैक्शन से आय हो, तो ऐसी आय पर भी इसी शीर्षक में कर लगेगा। दूसरा शब्द है प्रोफेशन यानी पेशा। पेशे से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिनमें उच्च शिक्षा, बौद्धिक क्षमता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। इट मीन्स हायर एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स
and experience. For example, doctors, engineers, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स आदि का कार्य। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 उपधारा 36 में पेशे की परिभाषा न देकर केवल यह उल्लेख किया गया है कि पेशे में वृत्ति या धंधा यानी वोकेशन भी सम्मिलित है। अतः पेशे का आशय समझने के लिए वृत्ति अथवा धंधे का आशय जानना भी आवश्यक है। वृत्ति या धंधे से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जिनमें शिक्षा एवं बौद्धिक क्षमता की तुलना में अनुभव एवं कार्यकुशलता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और वे कार्य करते करते एक्सपर्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कारपेंटर का कार्य, लुहार, धोबी, सुनार, दर्जी आदि के कार्य। वृत्ति में अधिक प्रतिष्ठा वाले कार्य में संलग्न व्यक्तियों की आय भी सम्मिलित होती है, जैसे गायक, संगीतज्ञ, लेखक, कथावाचक, पुजारी, खिलाड़ी, नर्तक, डांसर आदि की आय। इस सभी विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि आयकर अधिनियम में एक ही शीर्षक बनाया गया है, व्यापार से होने वाली आय, चाहे वह किसी दुकान पर व्यापार करने से हो, चाहे किसी फैक्ट्री में व्यापार करने से हो या किसी अन्य तरीके से, और चाहे वह पेशेवर हो, प्रोफेशनल या वोकेशनल वृत्ति का कार्य करता हो, धंधा करता हो, ये सभी इसी शीर्षक में कर योग्य होंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के इसी शीर्षक में हमें सट्टे एवं जुए की आय के बारे में अलग से डिस्कशन करना अनिवार्य है। पहले हम प्रारंभ करते हैं इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन। सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 धारा 45 उपधारा 5 के अनुसार सट्टे की आय से आशय ऐसे व्यावसायिक अनुबंधों से होने वाली आय से है जिनका निष्पादन भविष्य में बिना माल की सुपुर्द के लिए या दिए किया जाता है। अन्य शब्दों में, कीमतों के अंतर से जब सौदों का समायोजन कर दिया जाए, वास्तव में भौतिक रूप से न सुपुर्दी दी जाए न सुपुर्दी ली जाए, तब होने वाली आय को इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन या सट्टे की आय कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ए ने बी से 1000 क्विंटल गेहूं 3 माह बाद सुपुर्दगी के लिए 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से क्रय किया। यदि 3 माह बाद गेहूं का मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल हो गया तो बी के पास 2 विकल्प है। प्रथम विकल्प में बाजार से 1850 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदकर 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर आपूर्ति करे। यह एक सामान्य व्यापार कहलाएगा। अथवा दूसरे विकल्प के रूप में मूल्य के अंतर 1850 माइनस 1800 50 रुपये प्रति क्विंटल 1000 क्विंटल के 50,000 रुपये का भुगतान ए को कर दे। यानी यदि बी प्रथम विकल्प का प्रयोग करता है तो यह व्यापार है, परंतु यदि द्वितीय विकल्प का प्रयोग करता है
तो यह सट्टे की आय होगी, क्योंकि अनुबंध का निष्पादन बिना सुपुर्द के लिए अथवा दिए किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 उपधारा 5 में सट्टे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सट्टे का व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अंशों व स्टॉक सहित किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का अनुबंध किया जाता है, जिसका निपटारा निश्चित अवधि के बाद या अंततः इस प्रकार किया जाता है कि वस्तुओं या अंशों का वास्तविक रूप से हस्तांतरण नहीं किया जाता हो। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई आय सट्टे की आय तभी हो सकती है जब स्टॉक, कंपनी के अंश अथवा वस्तु के क्रय विक्रय अनुबंध का निष्पादन भविष्य में बिना माल के सुपुर्दगी के किया जाए। परंतु यदि कोई सट्टा किसी घटना के घटित होने अथवा न होने से संबंध रखता हो, जैसे क्रिकेट या चुनाव में हार जीत का सट्टा, तो इससे होने वाले लाभ हानि को सट्टे की लाभ हानि न मानकर यह जुए की लाभ हानि मानी जाएगी, यानी इसे गैम्बलिंग कहा जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी सट्टे के लेन देन में अनुबंध का निष्पादन वास्तविक वस्तु या अंशों के आदान प्रदान से कर दिया जाए तो वह सट्टे का लेन देन नहीं कहलाएगा। इसके विपरीत यदि वास्तव में माल की सुपुर्दगी लेने या देने के उद्देश्य से कोई व्यावसायिक लेन देन किया जाए तो अंततः सिर्फ बाजार मूल्यों में अंतर कर आदान प्रदान ही किया जाए तो ऐसा व्यवहार सट्टे का व्यवहार, स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन कहलाएगा। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 तक यह प्रावधान था कि वस्तु डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, व्यापार संबंधी योग्य लेन देन, एलिजिबल ट्रांजैक्शंस जो मान्यता प्राप्त संस्था में हो और जिन पर वस्तु लेन देन कर यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता हो, उनसे हुई आय सट्टे की आय नहीं मानी जाएगी, परंतु लेन देन कर व्यय के रूप में स्वीकृत होगा। कृषि उत्पादों के लेन देन को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन पर वस्तु लेन देन कर नहीं लगाया जाता था। केवल इसी कारण से कृषि वस्तु डेरिवेटिव्स वह भविष्य के सौदे जिनका निपटारा बिना माल के सुपुर्द के लिए दिए किया जाता है को ही सट्टे की आय माना जाता था। अतः कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कृषि उत्पाद डेरिवेटिव्स के सौदे किसी मान्यता प्राप्त वस्तु बाजार या पंजीकृत संस्था के माध्यम से हुए हैं तो चाहे इन पर वस्तु लेन देन कर चुकाया हो या न चुकाया गया हो, ऐसे सौदों से आय को व्यापार की आय मानेंगे, न कि सट्टे की आय। यद्यपि यदि गैर कृषि उत्पादों के डेरिवेटिव से मान्यता प्राप्त बाजार या पंजीकृत संस्था के माध्यम से बिना कर चुकाए आय हो या कृषि उत्पाद डेरिवेटिव से मान्यता प्राप्त बाजार या पंजीकृत संस्था के बाहर सौदों से आय हो तो उससे आय सट्टे की आय मानी जाएगी। इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि सट्टे के लाभों को व्यापार एवं पेशे के लाभों से अलग दिखाया जाता है, क्योंकि सट्टे की हानि का समायोजन व्यवसाय की अन्य आयों से नहीं किया जा सकता है, केवल सट्टे के लाभों से ही किया जा सकता है। यद्यपि व्यावसायिक हानियों की पूर्ति सट्टे के लाभों से की जा सकती है। नंबर 2, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, जुए से आय। जुए की आय से तात्पर्य ऐसी आय से है जो
किसी घटना के घटित होने या होने पर निर्भर करती है, जैसे घुड़दौड़, लॉटरी आदि से आय। जुए की आय को व्यवसाय एवं पेशे से आय शीर्षक में शामिल नहीं किया जाता है। यह आय अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक में कर योग्य होती है। सट्टे एवं जुए की आय में हम कुछ आधारों पर अंतर कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन एंड गैम्बलिंग। ए, नेचर ऑफ इनकम, आय की प्रकृति। सट्टे से आय के लिए व्यावसायिक योग्यता होना आवश्यक है। जुए से आय के लिए व्यावसायिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है, यानी जुए की आय पूर्णतया भाग्य पर निर्भर करती है। बी, बेसिस ऑफ इनकम, आय का आधार। सट्टे की आय से आशय ऐसी आय से है जिसमें व्यावसायिक अनुबंधों का निष्पादन मूल्यों में अंतर के आदान प्रदान द्वारा होता है, जबकि जुए की आय से आशय ऐसी आय से है जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करती है, जैसे लॉटरी का निकल आना, घुड़दौड़ में किसी विशेष घोड़े द्वारा दौड़ जीत जाना आदि। सी, हेड ऑफ इनकम, आय का शीर्षक। सट्टे की आय व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक में कर योग्य होती है, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में, जबकि जुए की आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में सम्मिलित की जाती है। हानि का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेज। पॉइंट नंबर डी, सट्टे से हुई हानि का समायोजन केवल सट्टे की आय से ही हो सकता है, अन्य व्यवसायों की आयों से नहीं, जबकि जुए से हानि का समायोजन कभी भी किसी भी शीर्षक की आय से नहीं हो सकता है। इस संबंध में किए गए व्ययों की कटौती भी नहीं दी जाती है। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से विश्लेषण जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड, अन्य साधनों से आय शीर्षक का अध्ययन करेंगे तब किया जाएगा। ई, डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड, किए गए व्ययों की कटौती। सट्टे की आय प्राप्त करने के लिए किए गए व्ययों की कटौती मिलती है। आयकर अधिनियम में इसके लिए प्रावधान किया गया है, जबकि जुए की आय प्राप्त करने के लिए किए गए व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को यदि 5,000 रुपये लॉटरी का इनाम खुला है और टिकट खरीदने के लिए उसने 50 रुपये खर्च किए थे, तो 5,000 रुपये तो उसकी कर योग्य आय होगी, परंतु 50 रुपये का जो टिकट खरीदने में व्यय किया गया है उसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है। There are so many other points to be discussed relating to income from business or profession in the next lecture. व्यापार एवं पेशे की आय से संबंधित कई प्रावधानों का अध्ययन अभी बाकी है, जिसे हम अनवरत अगले व्याख्यान में जारी रखेंगे। धन्यवाद।